और मैं यहाँ पूरा प्राकृतिक वातावरण में रही और शालिनी मैम की एक एक बातें को अपने जीवन और आगे इसमें देख भी रही थी, लेकिन हमारे इसमें अध्ययन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जब समझाते हैं तो लगता है कि हाँ सब कुछ हमें समझ ही रहा है, इवेंट घट रहा है, वो घटना क्रम हमारे साथ या तो हो चुका है या आगे ऐसा होने वाला है जिसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए। लेकिन फिर हमें लगता है कि उसको और गंभीरता से देखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके एक एक शब्द के बहुत मार्मिक अर्थ होते हैं और बहुत सारा इस पे हमें जी हाँ हाँ आ रही है। इसके ऊपर हमें गहन मंथन एक बार में समझने जैसा तो नहीं है, हम लोग इससे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है, वो घटना हमें याद आ जाती है और उसके ऊपर हम अपने जीवन में भी काम कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा है जो रास्ता बन जाता है अपने आप। एक अच्छा हमारा 1.5 दिन का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहा और इवेंट आगे देखते जुड़ेंगे, अध्ययन करने की इच्छा बनी। हाँ, समय अनुकूल रहा, इसी तरह से हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला, तो हम ज़रूर फिर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लगा और भाभी ने बोला कि मैडम का लेक्चर है, तो बहुत दिन हुआ था मेरे को मैडम को मिल के फिर लेक्चर सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, किधर भी रहेगा तो मैं आ सकती है, मेरे को इंटरेस्ट हो गया है। मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि कितना याद है। और ऐसे पहले तो हमने बात की थी थोड़ा प्रदूषण के बारे में और पॉल्यूशन, और मोस्टली तो पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें पता होते हैं लेकिन हम इतना उसके बारे में विचार नहीं करते, इतना देखते नहीं हैं। और यहाँ के पहले तो यही पता चला कि इस सब चीज़ों में हमारा ध्यान केंद्रित किया जाए। और उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जो हमारे स्वभाव में आते हैं, जैसे कि धीरता है, फिर कैसे हम धैर्य रखना चाहिए, न्यायपूर्वक किसी की बात सुननी चाहिए, मतलब हमारा मन उसकी तरफ केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा थे धीरता, वीरता और उदारता, 3 थे। जैसे वीरता में हम तन और मन से जो भी हेल्प कर पाते वे, और उदारता में जैसे तन, मन और धन तीनों से हमें ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा दया, कृपा और ये सब पॉइंट्स हमने डिफाइन किए थे। बहुत बढ़िया। सुमन भाभी कुछ रखेंगे? रखिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते। अभी धीरता तो समझ में आया, जीने के लिए जो हमारे मन में ऐसे लगाव थी जीने के लिए, धीरता का मतलब अभी अपने अंदर ही हम देख रहे हैं कि जैसे गुस्सा बहुत आता है तो उसमें धीरता कैसे बना सकते हैं, वो अस्थिर हो जाए हमारे अंदर। और वीरता में जैसे न्याय पूर्वक उपलब्धि करने के लिए सबके साथ में मिलजुल के सबके एक जैसे सबका सम्मान करें और एक जैसे सबका वातावरण हो, उसमें हमारा वीरता में थोड़ा उपलब्धि होगी। और उदारता में उपलब्धि जैसे अपना तन मन धन के साथ लगाना है, तो उसमें तन मन धन सबके साथ सबका सहयोग हो, सबके साथ हम मिल के, और उसमें जैसा हमारे को अभी जैसे ये बुक पढ़े जीवन विद्या का, तो उसमें मेरे को जो समझ में आया उसके हिसाब से जो मैं खुद समझ सकूँ और दूसरों को समझा सकूँ, इसके हिसाब से मैं देख रही हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपको कंक्लूजन में बतानी जरूरी नहीं कि आप यही भाषा बोल के मुझे बताएं, आपको क्या बात अलग लगी, पहुंची, वो बताइए। कह रहे अजय जी, आज जो यहाँ पर जगत की उपलब्धि का, हमारी जो उपलब्धि है, जगत की उपलब्धि है, उनके साथ जो थोड़ा स्वभाव का जो बात हुई आज, स्वभाव के हिसाब से हमारे धीरता जो समझ में आई, धीरता क्या है, उदारता क्या है, दया क्या है, कृपा क्या है और करुणा, ये सब क्या 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 उसमें जो क्या क्या जो स्वभाव में क्या क्या उसमें फेरफार होना चाहिए, समाधान हमारा क्या होना चाहिए,
वो थोड़ा माहिती अच्छी लगी। नमस्कार। जीवन विद्या, तो इसमें मूल में तो मानव ही है, और ये मानव प्रक्रिया की सब बातें, जो मानव मूल्य की बातें, धीरता, वीरता, उदारता, दया, करुणा, ये सब आध्यात्मिक लेवल से हम लोग को मालूम है, लेकिन अपने में जो थोड़ा कुछ अधूरा से है, जो कुछ है सुधार बुधार वो करने की बात है। थैंक यू। बढ़िया। तो स्वभाव गति में जो बालक है, मानव संतान बाय डिफ़ॉल्ट अस्तित्व सहज विधि से हम लोग जिज्ञासा के साथ हैं, है ना। और जिज्ञासा के साथ जो मानव है, जिज्ञासा मतलब ज्ञान पूर्वक, कैसे ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा के साथ हैं। ये सत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। अगर ये बात पकड़ में आ गई इसके आगे वाली ना, तो यहाँ से आँख खुलनी शुरू होती है, जिसको हम जागृति कह रहे हैं ना, इसके आगे जागृति शुरू होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जिज्ञासा के साथ हैं, और मानव का स्वभाव है न्यायपूर्वक जीने के लिए मन लगाना। तो जो बच्चा है ना, वो हमेशा ध्यानपूर्वक सुनता ही है। बच्चे में यदि सही कंटेंट पहुंच जाए तो बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता ही है, उसको एक एक बात एज इट इज़ याद रहती है। आपने ये बताया, आपने ये बताया, आपने ये बताया, वो मिक्सिंग नहीं करता। तो मिक्सिंग करना बात को हमारा स्वभाव नहीं है। वो तो जब हम इधर कहीं चले गए उसके कारण से कुछ हो रहा है। तो न्यायपूर्वक जीना, जीना मतलब कैसा, निरंतर सुखपूर्वक जीना। जीने का मतलब है निरंतर सुखपूर्वक जीना। तो न्यायपूर्वक अर्थात अखंड समाज मानसिकता के साथ और सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करते हुए सुखपूर्वक जीने के लिए, ऐसा जीने के लिए मन को लगाना, यह है धीरता। तो जो जिज्ञासु बालक है, ये जो जिज्ञासु बालक है, ये अपने मन को लगाता है और कहता है मैं ध्यान से सुनूंगा, ये बात क्या कही जा रही है, ये बात, इस रास्ते पे चलना कैसे है, कैसे पहुंचेंगे हम तृप्ति राम के गांव पे। तो तृप्ति गांव जाने के लिए मन को लगाना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ से कहानी शुरू होती। तो आदमी जैसे ही अपने मन को लगाता है उसमें धीरता आ जाती है। गुस्सा कम हो जाना धीरता नहीं है। कोई आदमी गलत करे, गलत करता ही रहे, और आप उसके सामने बैठ कर के बिल्कुल सुख दुख से परे हो गए, बिल्कुल उससे अप्रभावित हैं, ये आदर्शवाद की बात है। ये परे होना जो है सहअस्तित्ववाद की बात नहीं है। सहअस्तित्ववाद की बात है यदि हम कोई सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास प्रतिकारात्मक साहस का होना। हम दास्यता में ना जाएं और हम क्रूरता में ना जाएं, ना हम दीनताहीनता में जाएं, ना हम क्रूरता में जाएं। कोई आदमी सामने गलत कर रहा है और हम बैठे देख रहे हैं, ये सहअस्तित्ववाद का स्वरूप नहीं है। समाधान को प्रस्तुत करना किस विधि से? शिक्षा विधि से, बड़जबरी से नहीं। शिक्षा विधि से समाधान को प्रस्तुत करना, ये सहअस्तित्ववाद कह रहा है। गुस्सा करने का कोई कारण ही ना बचे, वो व्यक्ति समझ में परिमार्जित हो जाए, मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो जाए, ये कह रहे हैं सहअस्तित्ववाद। ये है धीरता। धीरता मतलब सबसे पहले अपने मन को लगाना, खुद को लगाना, बैठ के अध्ययन को करना, बैठ के खड़े होके जैसे बने, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ आके अपने घर में बैठ के जैसे भी बने, रिकॉर्डिंग सुनना, बहुत कुछ उपलब्ध है। ये है धीरता। धीरता का मतलब है शुरू से लेकर के अंत तक, अथ से इति तक इस वाद को सुनना। इस वाद को से कोई आशय नहीं है, सही को सुनना, सही को सुनना, अथ से इति तक, शुरू से लेकर अंत तक, यह है धीरता।
जिज्ञासा अपने पास है, वही जो है जैसे ही मन लगाया सुनने के लिए वही चीज़ हो जाती है धीरता। और जैसे ही धीरता नियोजित होती है अपने आप आपको लगता है ये क्या गजब चीज़ है, क्योंकि आदमी का डिज़ाइन है समझ में आने के बाद बांटने का। अरे तुम भी समझो, तुम भी समझो, तुम भी समझो। हमें लगता है जो जो लोगों में किसी कारणवश सटीक समझ नहीं पहुंची है उन तक ये समझ पहुँचे कैसे, ये हमारे मन में तो आ जाता है। जब ये मन में आ गया तो अब क्या करेंगे, हम उसको भी समझाने के लिए अपना तन मन नियोजित करेंगे, थोड़ा सेवा से, प्यार से, पुचकार से, है ना, कह के कि भैया तुम भी चलो, चलो हम साथ में चलते हैं, करेंगे ना। तो तन मन से हम उसके साथ लगते हैं। अपने परिवारजनों के साथ हम वीरता को प्रस्तुत करते हैं। असल में अपने बच्चों को, बेटे, बहू, नाती, पोते, आपके रिश्तेदार, सभी तक इस बात को, इस प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए आपका अपने आप मन दौड़ेगा कि हमको सही को उनको भी उपलब्ध कराना है। तो अन्य को अखंड समाज मानसिकता सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य है ना, यहाँ तक हम पहुँचे, उसके लिए मानसिकता उपलब्ध कराने के लिए अपने तन मन को लगाना, ये सेवा अपने आप उसमें आता है, उदारता। और उसके बाद धीरे से जैसे ये बात समझ में आती तो भैया तन मन नहीं, केवल सेवा नहीं और भी धन, चलो टिकट हम कटाए दे रहे हैं, आप केवल चलो, हमारी गाड़ी में बैठ के चलो, ठीक है, आपके खाने का खर्च हम वहन कर लेंगे, आप चलो। ऐसा हमारे अंदर दिखने लगता है आज की स्थिति में। ये आगे की स्थिति में और कैसे होगा इसको हम अध्ययन काल में समझेंगे। यहाँ तक हम पहुँचने लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जिज्ञासा, समाधान, ये तो मुझे लगता है कि क्लियर होगा। दया बराबर जिज्ञासा है, समाधान नहीं है, तो समाधान को उपलब्ध कराना। वस्तु समाधान तो है ही अस्तित्व में, लेकिन जिज्ञासा नहीं हो तो जिज्ञासा को भी या ध्यानाकर्षण करा देना, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं वस्तु ना हो, पात्रता ना हो, दोनों को उपलब्ध कराना। तो ये है मानवीय स्वभाव। मानवीय स्वभाव में जो पहला कदम है वो यही है, मन लगाना, मन लगाकर सुनना। ये इतना कठिन है क्या? ये कठिन है? अगर ये कठिन है तो सरल क्या है? इतना ही कह रहे हैं भैया शिक्षा प्राप्त कर लो, है ना। तो शिक्षा का जो सही स्वरूप है वो आ गया है, शिक्षक भी खड़ा है ना। आपको केवल लगना है, मन को लगाना है, प्राप्त कीजिए। उसमें एक एक वस्तु को खोलेंगे, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। जीव चेतना से मानव चेतना में जो परिमार्जन है, जागृति के लिए कार्यक्रम क्या बता रहे हैं सहअस्तित्ववाद में? शिक्षा, सही शिक्षा, समाधान की शिक्षा, उसको कार्यक्रम बताया है। तो अब इन पांचों क्रियाओं को हम देखते हैं मन की, एक एक करके खोल रही हूँ। मन जो है स्वभाव से क्या है? रसज्ञ है। मन में आस्वादन की अपेक्षा है, आस्वादन की अपेक्षा है। अपेक्षा किसकी है? निरंतर सुख की। इसके लिए मन क्या करता है? शोधार्थी है। मन ही शोधार्थी है आपका। मन को ही तो लगाना है। अभी बताया ना, धीरता मतलब क्या? मन को लगाना। इसीलिए सबसे पहले मन का प्रत्यावर्तन होता है, ठीक है। तो मन क्या है? शोधार्थी है। मन शोधता रहता है। किसको शोधता रहता है? कि किसी तरीके से सुख जो है निरंतर हो जाए, ठीक है। तो मन स्वभाव से रसज्ञ है और इस आस्वादन के अर्थ में जैसे ही उसका तुलन विश्लेषण आदि होता है उसके बाद वो चयन प्रक्रिया को करता है, चुनता है। चुनता है मतलब वो डिसीजन ले लेता है कि भाई ये काम करना है और शरीर से वो काम को कर लेता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनपुट रहता है जिसको हम कहते हैं शिक्षा। जो जिज्ञासु बालक है उसके पास मान लीजिए मान्यता आई, सबसे पहली क्या मान्यता आई? तुम शरीर हो, मैं शरीर हूँ।
आप शरीर हो, शरीर के कारण चेतना है, या फिर है ना यू लिव ओनली वंस, जो बताया था यू ओनली लिव वंस, योलो, योलो कंसेप्ट आजकल बड़ा चला हुआ है, ठीक है। तो तुम शरीर हो, भोगने से सुख होता है ना, ये सिंपल लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं ज़िंदगी के। भोगने से सुख होता है, भोगने के लिए पैसा चाहिए, भोगने के लिए क्या, विषय और संवेदनाएं, है ना, विषय और संवेदनाओं से भोगते हैं, है ना, भोगने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो मन तो क्या है, स्वभाव से रसज्ञ। मन का अस्तित्व सहज, देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा यहाँ पर ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी ये हमारे यथास्थिति या जगत या आज का संसार, आज की दुनिया, है ना, ये वहाँ की स्थिति की मैं बात कर रही हूँ। इधर जो है खालिस्तान, ये अस्तित्व सहज अध्ययन करा रही हूँ आपको। तो अस्तित्व सहज विधि से मन में 3 प्रकार के डिज़ाइन हैं, 3 प्रकार से वो आस्वादनों को ग्रहण करता है। 3 कौन कौन से? पहला है रुचि मूलक आस्वादन, दूसरा है मूल्य मूलक आस्वादन, और तीसरा है लक्ष्य मूलक आस्वादन। ये तीनों चीज़ें घटने से मन में सुख का भास होता है। ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन है, मतलब हमारे अंदर अभी भी यही घट रहा है, ऐसा डिज़ाइन है हमारा। तो मान लीजिए अब हमारे पास शिक्षा विधि से ये मान्यता आ गई, ये सटीक बात तो है नहीं, लेकिन ये मान्यता आ गई कि भैया शरीर है, ज़िंदगी एक बार जीना, खाओ पियो मौज करो, और जो जो प्रकार की भी बातें ना, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा चाहिए, है ना, पैसे का रईसा, इस तरीके की हज़ारों मान्यताएं आजू बाजू हमारे फ्लोट कर रही हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, ये तीनों प्रकार के आस्वादन, अब इसने क्या माना, स्वयं को शरीर माना। तो अब शरीर में रुचि मूलक आस्वादन है ना, तो जो उसको प्रिय है उसका भोग करेगा, उसका बहुभोग करेगा, उसमें वैरायटी पाएगा, और उसको ओवर कंजम्पशन, यही करने का डिज़ाइन बनेगा। और क्या करेगा, जो उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ही बार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी है, तो इसी ज़िंदगी में क्या करो, भोग भोग के सुखी। इसी का नाम क्या है, ये भौतिकवाद है, इसको बोल रहे हैं भौतिकवादी मान्यता है। तो भौतिकवाद क्या कह रहा है, भोग करके सुखी होना होता है। और मैंने आपको बताया ही था, इसकी उपलब्धि तो है कि क्षणिक सुख इसमें मिलता है, मज़ा तो आता है। तो रुचि मूलक आस्वादन चूँकि मन में है, तो इसके लिए क्या समझ में आता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, जिससे भी उसको थोड़ा हाई मिलता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उसको भोगेगा, उसको वैरायटी में भोगेगा, और उसको अति भोग, ओवर कंज्यूम करने का डिज़ाइन निकलता है। इसके बाद आएगा, ठीक है। दूसरी बात, स्वयं को यदि इसने शरीर माना है, तो बाकी सारे लोग भी तो शरीर है। जो मूल्य मूलक आस्वादन है, ये बेसिकली क्या है, संबंधों के कारण जो सुख भासता है, उसको कह रहे हैं मूल्य मूलक आस्वादन। संबंधों में जो जीने से सुख भासता है, उसको कहते हैं मूल्य मूलक आस्वादन। तो मैं शरीर, तो तुम भी शरीर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने परिवार को कैसे पहचानते हैं, वंशानुषंगीय विधि से। वंशानुषंगीय विधि से मतलब शरीर मूलक परिवार।
शरीर मूलक परिवार। मानव शरीर था नहीं, लेकिन हम सब ने क्या किया, अपने स्वयं को शरीर माना, अन्य को भी शरीर माना, और भाई चेतना का तो यही स्तर, तो हमने शरीर मूलक परिवार को मात्र परिवार माना। और जैसे ही हमने केवल परिवार की गणना अपने शरीर मूलक इसके आधार पर कर दी ना, इसी को हम कह रहे हैं अपने पराये की दीवार। अपने पराये की दीवार। और ये अपने पराये की दीवार है ना, बड़ी सूक्ष्म है। जैसे घर में 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं, तो आपस में एक दूसरे की कुटाई करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने किसी का 2 बहनें, ये भी बहनें भी करती हैं, बहन भाई सब मिलके करते हैं। और लेकिन यदि घर के बाहर कोई करे तो सारे भाई मिलके, सारे भाई बहन मिलके उसको पीटते हैं। यही है ना। तो हमारा जो संगठन है वो कब दिखाई पड़ता है, केवल और केवल सुरक्षा के अर्थ में। यही जीव चेतना है। हमारा गठन किस अर्थ में है, सुरक्षा के अर्थ में, और वो भी शरीर मूलक। तो संबंध, स्वयं को शरीर माना तो संबंधों को भी शरीर के सीमा में पहचाना। अस्तित्व सहज विधि से संबंधों को नहीं पहचाना, जो मैं कल खोलूंगी जिसको टॉपिक को, तो ये नहीं पहचाना। तो अब क्या हो गया, यहाँ से अपने पराई की दीवार होनी शुरू हुई। यहाँ से क्या शुरू हुआ, यहाँ से होड़ शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई, यहाँ से एक दूसरे के प्रति शोषण की भावना शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ, और ये होते होते जो है युद्ध तक जाती है ये चीज़। मेरा भारत और बाकी सब, जैसे ही हमने कहा मेरा वाला महान, तो तुरंत ही हमने कह दिया दूसरे वाले का कम महान। यही तो कहा। तो स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार, अभिमान करके बैठ के, जबकि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उससे मिल करके धरती बनी है। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। ऐसा हो सकता है कि सारे जहाँ से, मतलब जो पूरी समग्र व्यवस्था है उसमें से सबसे अच्छा एक पार्ट है, ऐसा है क्या भाई? एक मेरी आँख अच्छी, पूरे शरीर से अच्छी मेरी एक आँख, ऐसी बात हम कर रहे हैं। कैसी मूर्खता है। अभी हंसी आ रही है, इसी में हम प्राइड को फील करते हैं, ठीक है। तो संबंधों के कारण जब परिवार को हम पहचानते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ है ना, ये युद्ध तक जाती है। हमारा सारा संगठन, हम ये जो एकत्रित हुए हैं, ये किस अर्थ में हुए हैं जानते हैं? विषय भोग के लिए। विषय भोग के लिए जो हम साथ में आए हैं परिवार में, एक तो सुरक्षा मिल जाए, दूसरा आहार निद्रा भय प्रजनन, ये कार्यक्रम बढ़िया से होता रहे, इसके लिए इकाई है परिवार। ये अस्तित्व सहज नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। आवश्यक है, यहाँ पर तृप्ति नहीं है। वैसे ही जैसे आहार जो है शरीर के लिए आवश्यक है, तो आहार को अति भोग कर लिया, इसको हम कह रहे हैं भौतिकवाद। छोड़ दिया, उससे सुखी हो जाएंगे, ये हो गया आदर्शवाद। और यहाँ कह रहे हैं आहार में उसकी मौलिकता है पोषण देना। तो भाई जितना थोड़ा थोड़ा खाओ, ना मरो ना मोटाओ, ठीक है। जितना भूख है उतना खाना खाओ, आराम से रहो। और फिर कहा ये शरीर एक साधन है, किस लिए? ताकि चैतन्य पक्ष समाधानित हो सके। तो शरीर एक साधन है, उसके लिए आहार भी एक साधन है पोषण प्राप्त करने का, इस शरीर को बनाए रखने का। तो बनाए रखिए, ना खाना अति भोग, ना उसको छोड़ना है, ठीक है। तृप्त होकर खाइए, वो सहअस्तित्ववाद है। अभी देखिए यहाँ ये जो शिक्षा है जब जाती है यहाँ पर, तो रुचि मूलक आस्वादन, भोग बहुभोग अति भोग करने के लिए हमने क्या किया? धरती पर खनिजों का असंतुलन होगा कि नहीं? क्योंकि एक गाड़ी नहीं, 4 गाड़ी चाहिए, सबको अलग अलग गाड़ी चाहिए। ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पोल्यूशन का प्रॉब्लम, मिनरल्स का जो इम्बैलेंस हुआ उसका प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स की भरमार, वो आप सोच लीजिए, है ना।
तो धरती पर खनिज का संतुलन हो गया। खनिज का संतुलन होने से ताप का संतुलन। कैसे? उसी तरीके से जैसे हमारे शरीर में यदि लौह तत्व कम हो जाए तो हमें चक्कर आने लगता है। मैग्नीशियम और ऐसी जिंक और ऐसे बहुत सारे और खनिज कम हो जाए तो क्या हो जाता है? हमारे शरीर का ताप बढ़ने लग जाता है। तो वैसे ही धरती में भी जब कोयला, पेट्रोलियम, इसके और जो खनिज पदार्थ हैं वो निकाल लेंगे तो धरती भी ताप को सोखने में उसकी सामर्थ्य जो है समाप्त हो जाती है। तो खनिज के संतुलन से, खनिज का असंतुलन किया तो ताप का भी असंतुलन हो गया, और यदि ताप का संतुलन हुआ तो ऋतु का भी असंतुलन हो जाता है। जानते हैं कैसे? यदि ताप का असंतुलन हो गया तो आप देखेंगे क्या होगा, बहुत ताप बढ़ गया है ना। तो यदि उसको संतुलित करना है, यदि शरीर ठीक ठाक है, देखिए जैसे बुखार बहुत बढ़ जाता है ना, और आपने मान लीजिए औषधि ले ली है तो अपने आप ऐसे ही कंबल ओढ़ के सो गए, तो अपने आप थोड़ी देर में आपको पसीना आता है और पसीना आते ही बुखार टूट जाता है, ऐसा भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ताप ये जो ऊपर नीचे होता है ना, तो उसमें बारिश होती है। जैसे गर्मी के बाद बारिश आ जाती, धरती ठंडी हो जाती है ना। तो ये ऋतुओं का एक चक्र है। ताप के संतुलन के अर्थ में ऋतुओं का चक्र है। तो हमने इस तरीके से ये जो मान्यता हमारी शिक्षा के द्वारा आई थी, इसके कारण से हम यहाँ पर पहुँच गए। और अभी क्या बोल रहे हैं? बम गिरा देंगे। इधर युद्ध वाली स्थिति में कह रहे हैं बम गिरा देंगे, ख़त्म करेंगे धरती। इसी तरीके से नाश की कल्पना मानव ने बहुत तरीके से करी है। एक दिन बस प्रलय आएगी, सब कुछ अंत हो जाएगा। निराशा की कल्पना है ये वास्तव में। जब मानव बहुत निराश हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, तो कल्पना कर दिया बस ऐसे ही सब है ना, पानी के बुलबुले की तरह सब उठाए और पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुलबुला उठा क्यों है, उसका प्रयोजन जानना होगा। ये कह रहे हैं प्रयोजन जानने के लिए अध्ययन। तो ये नाश तक हम पहुंच गए, रुचि मूलक आस्वादन के आधार पर जीते हुए, है ना। तो अपने आप को शरीर माना, प्रिय के आधार पर ये कार्यक्रम किया, यहाँ तक पहुंच गए। मूल्य मूलक आस्वादन, संबंधों के कारण जो सुख होता है ना, संबंधों में जो निहित मूल्य हैं उनके कारण जो सुख होता है उसको हम चाहते थे भोगना, उसकी अपेक्षा है। लेकिन हो क्या गया? परिवार को पहचाना शरीर विधि से, तो वंशानुषंगीय विधि से। जो मेरी माँ के कोख से संतान आई है वही मेरा भाई बहन है, वही सगा। ये जो सगा है ना, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। मैं कभी कभी सोचती हूँ सगा सौतेला जो शब्द है ये मानवीय परंपरा में नहीं होगा। सगा क्या होता है ना। तो हम यहाँ तक पहुँचे और ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे? युद्ध तक पहुँचे। और एक जगह है, ये तो दिख ही रहा है। और क्या दिखता है कि चूँकि अस्तित्व में तो ये वास्तविकता है नहीं कि तुम शरीर हो, ये तो भ्रम है। तो अब चले और निभाने चले तो निभा पा नहीं रहे, क्योंकि हमको पता नहीं, संबंधों का अध्ययन हमने किया नहीं है। करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो व्यक्ति में क्या है, संबंधों को जब हम निभा नहीं पाते हैं उसके कारण ही अवसादग्रस्त रहते हैं। यही डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं है। मैं 2 साल काउंसलिंग किया मैंने लोगों का, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ये भी मेरा अध्ययन का काल था, इसको मैं अध्ययन काल मानती हूँ अपना। एक भी व्यक्ति ऐसा डिप्रेशन वाला मुझे नहीं मिला जिसने संबंधों के इतर कोई और कारण बताया हो मुझे डिप्रेशन का। एक भी व्यक्ति ठीक है। तो व्यक्ति जो है अवसादग्रस्त, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। परिवार जो है यहाँ पर क्या है, कलह क्लेश। क्योंकि भैया सबका अपना भोग, बहुभोग, अतिभोग का कार्यक्रम है। मैं सुखी हो जाऊं भोग भोग के, ऐसा कार्यक्रम है, द्वंद्व बना रहेगा। और उसके बाद समुदाय बना लिए। जिनको हरा रंग पसंद है उनका एक समुदाय, जिनको नारंगी रंग पसंद है उनका एक समुदाय, जिनको सफ़ेद पसंद है उनका एक समुदाय, लिए झंडा चल रहे हैं। ये तो हालत है आदमी की।
आदमी की मतलब हमारी अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। बैठ के सोचने की ज़रूरत है। तो समुदाय क्या है? स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार से ग्रसित हैं, एक दूसरे की बात बैठ करके सुनने को तैयार नहीं। इसके कारण से क्या दिखाई पड़ता है? थोड़ा प्रतिरोध दिखाई पड़ता है एक दूसरे के प्रति, और यही एक समय हिंसा, आतंकवाद यहाँ तक परिवर्तित हो जाता है। समूल नाश कर देंगे किसी और का, ऐसा तक पहुँच जाता है। और इस तरीके से पूरी धरती को या धरती के राष्ट्रों को देखें तो युद्ध की स्थिति, और धरती तो असंतुलित है ही, धरती असंतुलित, यहाँ तक पहुँच गए। लक्ष्य मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन मतलब कार्यक्रम। लक्ष्य क्या है? मानव का लक्ष्य तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व था। अस्तित्व सहज विधि से समाधानित होता तो यहाँ पर कुछ और लिखती मैं, जो तो अभी लिख रही हूँ। यदि मान्यता ये है तो फिर क्या होता है? तो अभी हमको भोग करना है, बहु भोग करना है, अति भोग करना है। परिवार वंशानुचंगी विधि से तो अपना घर बनाना है और दूसरे के घर से ज़्यादा अच्छा बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? अपने पराई की दीवार है तो होड़ आ गई। सर्व सुलभता के लिए आदमी ने सोचना बंद कर दिया, मेरे घर में कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में विचार है हमारा। तो हमारे पास कार्यक्रम क्या निकला? कुल कार्यक्रम निकला सुविधा और संग्रह। सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ढेर सारा पैसा कमाओ और संग्रह करो। बाद में कौन काम आएगा? कोई संबंध काम नहीं आएगा, पैसा काम आएगा। पैसा होगा तो भैया मौत अच्छी आएगी। कुल मिलाकर के अकेले मरने की तैयारी इसको थोड़ा क्रूड वे में बोले ना तो अकेले मरने की तैयारी है ये। सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संग्रह। कौन सी सुविधा? आखिरी में मरते समय बढ़िया एक नर्स मिल जाएगी, एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, वहाँ पर प्राण त्यागेंगे। ये बहुत क्रूड वे है, आई नो, बड़ा चुभने वाला बात है, लेकिन असलियत यही है। सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संग्रह करो, ये कार्यक्रम है। और इसको करने के लिए क्या करो? तो भैया छल, कपट, दंभ, पाखंड, जो करना पड़े सो करो। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा बता के बेचो, यही काम है। शोषण करो आदमी का और अपराध करो धरती के साथ, ये कार्यक्रम है। आदमी का शोषण, धरती के साथ अपराध, यही चल रहा है। जैसा समझे वैसा कर रहे हैं। सही बात रखी कि जिज्ञासा, हम जब बालक थे तो हमको सब देने की इच्छा होती है। ये लीजिए। सही बात कही कि हम, है ना, बालक हम भी जब थे तो जिज्ञासा बनी ही थी हमारे में। हमको देना ही आता था, या फिर बाजू पड़ोसी भी थे तो वो अपने ही थे। मतलब वो संबंध, भले वो मित्रता का संबंध बोलते हैं, बट हमको लगता था सब हमारे अपने ही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिज्ञासा, है ना, हमने चुप कराई है। ये जिज्ञासा कुंठित हो गई, कुंठित हो गई, कुंठित हो गई। उसको सटीक उत्तर नहीं मिले। कुंठित जिज्ञासा, ये हम लोग कुंठित जिज्ञासु हैं। हाँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। हम लोग कुंठित जिज्ञासु हैं। जिज्ञासा है भी, कुंठा भी है, करें क्या? इसीलिए प्रौढ़ों के लिए कार्यक्रम है। प्रौढ़ मतलब कुंठित जिज्ञासु मतलब ये हंसी भी आती है और अंदर, है ना, बहुत पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ता है कि हम कुंठित जिज्ञासु हैं। कुंठित जिज्ञासु हैं, कुंठित जिज्ञासु। लेकिन मानव को एक ये बहुत अच्छी बात है कि मानव हमेशा सुख को प्राप्त करने का ही, हाँ, शोधार्थी है, शोधार्थी है, शोधार्थी। तो इसलिए हम जो इतने भी लोग आए हैं
तो वो सही सुख की और निरंतर सुख की चाहना से इधर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल अद्भुत है ना, ये बढ़िया है। एक चीज़ और रख देती हूँ, इसका फ़ोटो ले लीजिएगा भाभी, ले लो। ठीक, देख रहे हैं पानी की भागीदारी। आपके समझने में ये है पानी की भागीदारी। दूसरी मान्यता हमारे पास आ गई, ये गीला है यहाँ पर। हमारे पास एक मान्यता आ गई कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। एक ये दूसरी मान्यता है, तुम शरीर नहीं हो और ये जो संसार है संसार जो है वो माया है, भ्रम है, ये मान लिया। अब क्या करने जाएं? तो रुचि मूलक आस्वादन को हमने क्या किया? मारो। क्या करो? त्याग करो, सब कुछ छोड़ो। लोगों ने वस्त्र तक उतार दिए भाई। ये भी मेरे लिए, जब मैंने पहली बार इसको सुना तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे लोग हो गए, वस्त्र को भी उतार दिया भाई। आपने नागा साधु का नाम सुना होगा, वस्त्रों को उतार फेंका। मूल्य मूलक आस्वादन। अब संसार जो है माया है। असल बात क्या है कि हम संसार को या जो यथास्थितियां हैं उनको विश्लेषित नहीं कर पाए और सत्य क्या है उसको जान नहीं पाए। जान नहीं पाए तो क्या किया? संबंधों के कारण जो सुख था इसको हमने क्या कह दिया? संबंध जो है हमारे कार्मिक अटैचमेंट्स बोलते हैं, तांतड़े हैं गुजराती में एक शब्द मैंने सुना था। आई कुड नॉट बिलीव इट। मकड़ जाल बोलते हैं भाई। किसी ने मुझे ये भी एक उदाहरण दिया, ये मकड़ जाल है संबंधों का। संबंध मकड़ जाल हैं, विचार करके देखिए। तो संबंधों को क्या किया? यहाँ से संबंधों को भी त्यागो। तो यहाँ पर कुल क्या? वैराग्य। घर छोड़ो आंदोलन, घर छोड़ो, ये किया। कार्यक्रम क्या निकला? कार्यक्रम निकला साधना करो, तपस्या करो, मोक्ष पाओ। और मोक्ष को क्या बोला? वो तो कई योनियों में, सालों में और आपके कई जन्मों के बाद, और विरले किसी को मिलेगा। जानते हैं विरले किसी को क्यों मिलेगा? क्योंकि वो अस्तित्व सहज नहीं है। अस्तित्व सहज होता तो सबको मिलता। जिज्ञासा अस्तित्व सहज है, जीने की इच्छा अस्तित्व सहज है, जिजीविषा अस्तित्व सहज है, मरने की इच्छा अस्तित्व सहज नहीं है। ठीक है, तो दूसरे विधि से हम यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए, अब ये दोनों जो बातें हैं, ये दोनों मानव ने प्रयास किए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मानव कहीं तो आगे बढ़ा। ठीक है भाई, देखो इसने कम से कम पूरी धरती का शोषण तो नहीं किया, अलग हो गया, छोड़ दिया, इतना तो इसका ठीक रहा, कोई बुराई नहीं है, है ना। यहाँ पर आलोचना नहीं कर रही हूँ मैं, ये बात हमेशा बहुत हम्बल मेरी ये प्रस्तुति है। इसलिए इस अर्थ में प्रस्तुति है कि हम इसी मार्ग से होकर आए, जो हम में अच्छाइयाँ या जो शोध की प्रवृत्ति बनी रही, उसका एक कारण ये भी रहा, आदर्शवाद रहा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको हम पूरी तरीके से नकारें, लेकिन हमको अब ये पता है कि ये रास्ता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अस्तित्व का डिज़ाइन अब आपको समझाते हैं। तो मन स्वभाव से रसज्ञ है और मन को हमको
लगाना है। किस चीज़ में लगाना है? जो विचार, विचार मतलब वाद, वाद को बोलते हैं विचार, सह अस्तित्ववाद। विचार का वो स्वरूप जो अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है, सह अस्तित्ववाद। मन को लगाना है विचार को पूरा विधिवत क्रमवत, विधिवत और क्रमवत सुनने के लिए। ठीक है, इसको हमको लगाना है तो मन लगाएंगे। रुचि मूलक आस्वादन है ना, तो हमारे शरीर के पोषण के अर्थ में, शरीर के पोषण के अर्थ में सजता है, क्योंकि समझना है, जागृत होना है, समझाना है, जागृत करना है, तो शरीर को स्वस्थ भी रखना है, यह आवश्यकता बनती है। तो रुचि मूलक आस्वादन तुरंत क्या होते हैं? नियंत्रित। कब? जब हमको समझ में आता है हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। आप इसको पाएंगे जिस दिन आपके भीतर समाधानित होना है, मुझे पूरा समझना है, ये लक्ष्य आता है, उसी दिन आपको समझ में आता है कि भाई शरीर के पोषण के अर्थ में रुचियां सज जाएंगी, ये सज जाती हैं। इसी को दूसरी भाषा में बोला है नियंत्रित हो जाती हैं। हमको पता है क्या खाना है, क्यों खाना है, खाने के बाद करना क्या है। ठीक है, तो लक्ष्य मूलक आस्वादन। लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। इसी को कह रहे हैं जागृति को प्रमाणित करना, जागृति को प्रमाणित करना। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करना। अखंड समाज, सही व्यवहार, इसी को क्या कहा? सही व्यवहार। और सार्वभौम व्यवस्था मतलब धरती पर चारों अवस्थाओं में संतुलन, इसको कहा है सही कार्य। तो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था ना, पहुंचने के लिए अब ये सब नियोजित हो जाएंगे। मूल्य मूलक आस्वादन होते हैं संबंधों के अर्थ में। तो जैसे ही शरीर मिला, चैतन्य जो है शरीर को चलाना शुरू करता है, उसी के साथ संबंधों की पहचान शुरू होती है अस्तित्व सहज विधि से। देयर इज़ अ फ्लो। और ये संबंधों को कैसा पहचानता है? अखंड समाज तक। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, बाबा जी इसको परिभाषा को लिख रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट है। अनुबंध मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो पूर्व निश्चित है। बच्चे को भूख लगेगी, माँ के पास जाएगा, या उसको वो वहीं जाएगा जहाँ से उसको पता है कि हमारा पोषण होगा। किसी के भी पास नहीं जाता है बच्चा, ये अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है ना। बच्चे को पता है, उसको कुछ पूछना होगा, उसको पता है किसको पता होगा, और मैं वहाँ जाके पूछाऊँ। उसको अपना टीचर आइडेंटिफाई करना आता है। हमारे में जो 7 मौलिक संबंध कल मैंने यहाँ लिखे थे, जिनकी चर्चा कल करूँगी, वो मौलिक संबंधों की पहचान है। लेकिन जैसे ही उसमें कुंठा आ जाती है ना, जब हमने बोला शरीर मूलक विधि से अपने पराई की दीवार, तो वो कुंठित हो गया। लेकिन यदि कुंठा ना आए तो, यदि शिक्षा ऐसी हो जो सही कार्य व्यवहार सिखाए, तो सही व्यवहार सिखाए, सही कार्य सिखाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था धरती पर हो, तो जीना उत्सव पूर्वक हो जाए। तो ये सारे संबंधों को शिक्षा के माध्यम से, सारे संबंधों को शिक्षा के माध्यम से पहचाना जाएगा।
ये शिक्षा माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, काकी काका, पड़ोसी और अभिभावक और आपके टीचर्स सब मिल कर के देंगे कि मानव जाति एक है, हम सब समान। किस रूप में? चैतन्य पक्ष में समान, ठीक है। क्योंकि शरीर में तो विविधताएं हैं, है ना। तो चैतन्य पक्ष को जब समझ में आएगा जिस दिन, उस दिन चलेंगे। तो सहअस्तित्ववाद कह रहा है कि जो मानव है वो शरीर और चैतन्य पक्ष का संयुक्त साकार स्वरूप है। शरीर क्या है? साधन है और स्वयं में समाधान है भाई। यह व्यवस्था नहीं है। समाधान मतलब स्वयं में व्यवस्था, स्वयं में व्यवस्था स्वरूप। इसी को मैंने कहा ये उपयोगी है। चैतन्य पक्ष जो है ये साधक है, इसको पहुंचना है समाधान तक। तो समाधान पहुंचने के लिए ये वाला चीज़ उपयोगी है, और जैसे ही ये समाधान को प्राप्त करता है अन्य किसी के लिए उपयोगी पूरक होने लग जाता है। तो शिक्षा के माध्यम से पूर्णता के अर्थ में हम अनुबंध को पहचानेंगे। सभी संबंधों की पहचान यहाँ पर होगी। किस अर्थ में? पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता को दूसरा नाम दिया जागृति। जागृति को ही कहा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। सभी संबंध, सभी संबंधों में अस्तित्व सहज विधि से एक निहित प्रयोजन है जिसकी पहचान है, और वो पहचान हमें शिक्षा करवाएगी। अपने पराये की मानसिकता, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं कि अभी हमको बच्चे की सुरक्षा के अर्थ में उसके अंदर ये बीज बोने पड़ते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि परिवार समूह इस तरीके का हो जाए तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संघे शक्ति है, हम साथ में बल है। यही विषय है मानव चेतना में, जिसको पहला सबसे कहा है पुत्रेषणा, जन बल कामना, समाधानित जनों के बल की कामना, ताकि और अधिक समाधानिक लोग तैयार हो सकें। यह है जन बल कामना, पुत्रेषणा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती जो है परिवार स्वरूप में पहचान में आए। लेकिन केवल कामना से कार्यक्रम नहीं चलेगा, कामना भी और कार्यक्रम भी। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका भी प्रयोजन है, और चैतन्य के लिए अपने पास लक्ष्य को पहचानते ही मूल्य मूलक, रुचि मूलक आस्वादन अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं संज्ञानशीलता में या समझ में संवेदनाएं नियंत्रित। ना इनको भोगना है ना इनको छोड़ना है, ये स्वयं नियंत्रित है, नियंत्रित भी नहीं करना है। अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर अभी अगले 1 घंटा बोलना है, मैं यहाँ तक खाना खा के थोड़ी आऊँगी। अगर मुझे आपसे अपना संबंध पता है तो मैं प्रयास करूँगी मेरा शरीर स्वास्थ्य बना रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आप तक ये बात को रख सकूँ। और क्या बनेगा? यही तो है नियंत्रित संवेदनाएं, यही तो चाहिए था हमको यही तो चाहिए था, यही तो करके तृप्ति हो रही है। ठीक है, तो कार्यक्रम क्या निकलता है? यदि लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो कार्यक्रम निकलता है, एक ही कार्यक्रम निकलता है, अध्ययन। एक ही काम निकलता है। इसको बाबा जी ऐसे बोलते हैं, शिक्षा संस्कार ही जागृति का मूल कार्यक्रम। देखिए, धरती की 3 अवस्थाओं में संतुलन था, है और रहेगा। केवल आप अपना हस्तक्षेप बंद कीजिए, और उससे अच्छी बात कि हस्तक्षेप बंद कीजिए, सहयोग कीजिए, और भी बढ़िया। जंगल काटना बंद कीजिए और थोड़े पेड़ लगा दीजिए। अच्छा, आप नहीं भी लगाओगे ना तो बीज तो हैं ही, उड़ उड़ा के कहीं ना कहीं से पेड़ पौधे तो लग ही जाने हैं। आप काटना बंद कीजिए,
ठीक है, तो हस्तक्षेप बंद कीजिए और यथासंभव सहयोग कीजिए। तो धरती तो पहले से ही स्वर्ग थी, उसको थोड़ा और बढ़िया बना लेना है। तो अब हमारे पास कार्यक्रम निकलता है अध्ययन, और अध्ययन के लिए जो हमको चाहिए वो क्या है? मन लगाना या जिज्ञासा, वो भी हमारे पास है। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? क्यों भाई गरिमा बहन, ठीक बोल रही हूँ मैं? कठिन तो नहीं है ये? इससे आसान मुझे लगता है कोई वस्तु नहीं है। गोविंद भाई ठीक है? तो मैंने सबसे पहले खोला मन को। मन में अभी हम पूछे ना करना क्या है आखिरकार, तो मैंने आपको वो सब बता दिया कि करना क्या है। मन को लगाना है, किसके लिए? अध्ययन के लिए। शिक्षा पूर्वक क्या है? संस्कार। संस्कार मतलब ऐसी समझ जो पूरी हो और सही हो, इससे जागृति है। चलें आगे बढ़ें, जागृति की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो क्या होगा जब हम मन लगाएंगे? तो देखो ये जो चैतन्य पक्ष था उसमें मन को मैंने यहाँ पर रखा है। फोटो अगर निकालनी तो आप कर लें, मैं ये करती हूँ। आस्वादन हमको सही सटीक अपेक्षा स्पष्ट हो गई तो चयन हम कर लेते हैं, हमको पता है फिर अब हमको जाना कहाँ है, करना क्या है। ये चयन कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ हमको ये पता चले कि हम कहाँ से निरंतर सुखी होने का जगह है। और प्राथमिकता, बढ़िया। तो अब जो हमारे चैतन्य पक्ष का दूसरा भाग, वृत्ति, अद्भुत वस्तु। वृत्ति में दो क्रियाएं होती हैं, तुलन और विश्लेषण। इसमें भी जो मूल मुद्दा है वो तुलन का है, विश्लेषण ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो तुलन पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा। कल मैंने 3 बातों को कहा, आज मैं 3 बातों को और जोड़ रही हूँ। ये हम सबके पास है, हम लोग कहीं से कुछ कम नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना हमारी आँख खुली, बस यही है आँख खुलने की जगह। तुलन दृष्टि, हमारे पास ऐसी 6 दृष्टियाँ हैं। ये 6 दृष्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये अस्तित्व सहज 6 दृष्टियाँ हम सब में रखी हुई हैं। जैसे आँख आपके पास है, लेकिन आपने आँख बंद कर रखी है। आँख बंद कर रखी है तो आपको दिख नहीं रहा है। आपको किसी ने कहा भैया आँख खोलो, आपने आँख खोली तो आपको दिखने लग गया। तो आँख खुल जाती है इतनी आसानी से। हमारी आँख खुली है, हम आपको कह रहे हैं कि भैया ऐसे आँख खोलो, खुल जाएगी, आप भी खोल के ट्राई कीजिए। यही है जागृति का पहला छोर। तो देखिए, वृत्ति में जब इनपुट आया, मान लीजिए मान्यता थी मैं शरीर हूँ, ठीक है, तो शरीर मूलक जब भी जो मन में इनपुट आया और उसके बाद तौलने के लिए गया, तौलने के लिए, तो शरीर के लिए, शरीर कैसे बना रहे, शरीर कैसे बना रहे, इसके लिए हमारे पास हमारे चैतन्य पक्ष में 3 दृष्टियां हैं कि एक तो जो उसको प्रिय है उसको खाना खाने से वो शरीर बना रहेगा। हितकारी मतलब स्वास्थ्यकारी, स्वास्थ्य बना रहे तो भाई हम कड़वा नीम भी पी लेंगे, कड़वा गिलोय भी पी लेंगे और करेला भी पी लेंगे। ठीक है, हम सब पीने को तैयार हो जाते हैं, भले वो रुचिकर नहीं है लेकिन स्वास्थ्यकारी है। तो चूंकि ये तीनों दृष्टियां कैसी हैं? शरीर मूलक। तो चाहे आप जागृत हैं, अजागृत हैं, किसी भी कैटेगरी में, तो क्या हो रहा है?
कि जैसे ही शरीर मूलक कोई चीज़ आएगी तो हमेशा वो प्रियहित और लाभ के उसमें ही आएगी, है ना। लाभ का मतलब होता है कम देकर ज़्यादा लेना, कम देकर ज़्यादा पाने की प्रवृत्ति। कम देकर ज़्यादा पाने की एक प्रवृत्ति विकसित हो जाती। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि हमने अभी जो मान्यता आई थी कि तुम शरीर हो, शरीर के भोगने से सुख होगा, भोगने से सुख होगा तो तुम्हें सुविधाओं की आवश्यकता है। सुविधाएं कैसे मिलेंगी? ढेर सारा संग्रह करोगे तो सुविधाएं मिलेंगी। तो अब क्या करेंगे? हमको फिर शोषण करना पड़ेगा। शोषण का ही दूसरा नाम है लाभ, कैलकुलेशन, गुणा भाग। ये गुणा भाग करना पड़ेगा, क्या करें? तो प्रिय हित लाभ दृष्टियां ही पूरी जिंदगी काम करती रहती हैं। हम जाने ना जाने क्या करें, चलता रहता है ऐसे ही। कभी स्ट्रेस हो जाता, कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं, कभी किसी को स्ट्रेस में डाल देते हैं, यही सब चलते रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्री नागराज जी बता रहे हैं कि देखो भाई, प्रिय हित लाभ आवश्यक हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। और चैतन्य की भी दृष्टियां हैं। चैतन्य के समाधान के अर्थ में दृष्टियां हैं। न्याय, धर्म, सत्य। न्याय का मतलब है अखंड मानव समाज। इसी को दूसरी भाषा में कहा मानव जाति एक, और इसके रूप अनेक। ये दिखने में कहीं काली दिखाई पड़ेगी, कहीं नाटी दिखाई पड़ेगी, कहीं बहुत लंबी दिखाई पड़ेगी, लेकिन सब में एक ही कामना है, प्रेम की, सम्मान की, विश्वास की, स्नेह की, श्रद्धा की, गौरव की, कृतज्ञता की, यही सारी कामनाएं। सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहे हैं बाबा जी। तो न्याय, धर्म, सत्य दृष्टियां कैसी हैं? ये सार्वभौमिक हैं, सार्वभौमिक। और ये कैसी है? इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवादी, आवश्यकता के हिसाब। ये व्यक्तिवादी है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसी में उलझ के रह जाओ तो समस्या है। भैया बुराई इसलिए नहीं क्योंकि जितनी भूख लगेगी उसी हिसाब से खाओ, है ना। लेकिन इसी में उलझ के रह जाओ, यहीं भोग, अति भोग, बहुभोग के कार्यक्रम बना लो, यहाँ पर गड़बड़ है। तो क्या होता है एक्चुअली, शिक्षा में हमारी ये वाला कंटेंट आता ही नहीं है, ये वाला कंटेंट ही नहीं आया। इसको आना था। कैसे पता आना था? क्योंकि न्याय का याचक था, धर्म मतलब सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था, बालक था ना, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था, और सत्य वक्ता था। इससे पता चला कि यहीं से, इसी जगह से तो याचना कर रहा था, यहीं से तो प्रश्न आ रहे थे, यहीं से तो वो तौलना चाहता था, क्योंकि तौलेगा तो पता चलेगा ये करना है कि ये करना है, करना क्या है ना। तो बालक तो ऐसा था। तो न्याय मतलब अखंड मानव समाज, ये मानसिकता में स्थापित होना, संबंधों की पहचान, पूर्णता के अर्थ में पहचान लेना। धर्म अर्थात सही कार्य व्यवहार का इच्छुक। सही कार्य व्यवहार मतलब, अब देखिए, न्याय जब धर्म है तो उसमें न्याय समाया हुआ है, तो अखंड समाज और उसके साथ सार्वभौम व्यवस्था। और सत्य मतलब सह अस्तित्व। सत्य वक्ता है, यहाँ से क्या, इसी को कहते हैं सत्य का बोध हो जाए, ये अपेक्षा है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं सह अस्तित्व का अनुभव हो जाए। इतना ही कार्यक्रम है। बढ़िया, अभी तो टाइम है, बढ़िया। तो देखिए, अब मैं ज़्यादा इसको भौतिकवाद और आदर्शवाद वाली दृष्टि से नहीं, अब मैं सहअस्तित्ववाद वाली दृष्टि से इसको खोलती हूँ। तो तुलन की ये दृष्टियाँ जो हैं, ये दृष्टियाँ जो हैं, ये हैं गुरु दृष्टियाँ। ये बड़ी हैं और ये हैं लघु, छोटी हैं। तो गुरु में लघु समाया रहता है और गुरु में लघु नियंत्रित रहता है। सूत्र है, गुरु में
लघु नियंत्रित रहता है। बढ़िया। तो न्याय धर्म सत्य के अंदर रुचि, ऐसा थोड़ी होगा कि जब हम चारों अवस्थाओं में संतुलन की बात करेंगे और भोजन में पोषण कम हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? असल में मिट्टी इतनी समृद्ध होगी, हवा इतनी बढ़िया होगी, पानी इतना शुद्ध होगा कि जब हम बीज उगाएंगे ना तो सारे बीज फूटेंगे, फसल लहलहाती हुई होगी और उस भोजन का जो स्वाद होगा ना वो अद्भुत होगा। इसको कह रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की हिसाब से चलेंगे ना, उस वैसी सृष्टि का भोजन भी खाने लायक होगा। सही बात आपने बताई। हाँ, दादी नानी बोलते हैं यस। दादी और नाना जी, और उनको सुना था, वो कहते थे कि ना हमारे ज़माने में जो भोजन मिलता था, जो धान्य मिलते थे, वो मिठास थी, लेकिन है ना सब में एक बात ज़रूर सुनी भाभी, हाँ, कि मतलब संबंधों की मिठास सब में रही, ऐसे कभी नहीं सुनी कहानियाँ। हाँ, सुनी कि किसी में हम संबंध, हम ऐसे रहते, बट पूरा परिवार इस तरह से, कुटुंब भी कहीं ना कहीं तो बाउंड्री आ गई ना, यही कहीं बात तो बाउंड्री आई, और जहाँ बाउंड्री आई वहाँ युद्ध हुआ। युद्ध की पीड़ा से भारत से अधिक कौन जूझा है भाई? बिल्कुल। हमने युद्ध किया नहीं, ये ठीक बात है, पर युद्ध की पीड़ा को तो झेला। अन्य में युद्ध की मानसिकता ना बने, इसके लिए कोई कार्यक्रम किया? नहीं किया। नहीं किया। हम सिर्फ फसल ही अच्छी उगाते रहे। फसलें अच्छी उगाते रहे, है ना? हाँ, है ना? बढ़िया। तो देखो, जब हमारी लक्ष्य में एक रूपता होगी, लक्ष्य में मतलब जागृति के अर्थ में लक्ष्य एक रूप हो गया, जैसे मैं है ना, ये भाभी बैठी हैं, आप सभी भाई बहन बैठे हैं, यदि इस लक्ष्य को स्वीकार करते हैं तो हम पूर्णता के अर्थ में एक अनुबंध में ऑटोमेटिक आ गए। ऑटोमेटिक, स्वयं स्फूर्त, ये करना नहीं पड़ रहा है। जागृति हमारा लक्ष्य, ये हो जाता है तो क्या होता है? मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं। मुझे प्यास लगती, उनको लगता है कि चलो थोड़ी देर ब्रेक दे देते हैं, पानी पी लें। ये अपने आप है, ये हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, इसके लिए अलग से पेमेंट नहीं चल रही, ये स्वयं स्फूर्त है ना? रुचि मूलक भी नियंत्रित हो जाते हैं, इनके घर जाते हैं तो हमारी प्रिय चीज़ वस्तु बना के खिलाती हैं, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है ना? उत्सव है कि नहीं है? अभी तो हमने धरती स्वर्ग और मनुष्य देवता वाली कहानी दूर है, आज यहाँ पर सुख है भाई, आज सुख है। हम सबका मिल करके इस आयोजन को कर पाना, ये सुख है, ये तृप्तिदायक है। अन्य लोगों का यहाँ जुड़ना तृप्तिदायक है, ये हमारे लिए तृप्तिदायक है। अन्य हमको देख करके, सुन करके सुखी हो रहे हैं, ये उनके लिए तृप्ति का तो विषय है ही। हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये पूरा होगा तो हमारे लिए तो उत्सव है, उत्सव है भाई। तो गुरु में जो है ना लघु समाया रहता है, नियंत्रित रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब जब हमको समझ में आया अखंड मानव समाज, सार्वभौम व्यवस्था और सहअस्तित्व का अनुभव, ये हमारा लक्ष्य है, मतलब समाधानित होना हमारा लक्ष्य है, तो हमारे सारे कार्यक्रम, हमारा सारा विश्लेषण इसको सत्य करने के लिए होगा। मानव जाति एक कैसे हो जाए, हमारे सारे एल्गोरिदम्स, हमारे सारे प्रोग्राम्स, हमारा सारा एनालिसिस, हमारा सारा आर्किटेक्चर इसके हिसाब से होगा। अभी हम लोग यहाँ से कल जा रहे थे भुज की तरफ, तो वहाँ पे लिखा था जेवी बिजनेस पार्क करके, जेवी बिजनेस पार्क। हम लोग रास्ते में कल बात कर रहे थे, तो जो बिजनेस पार्क है ना, बिजनेस और पार्क, ठीक है, शब्द सुन रहे हैं आप? हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था ना, बिजनेस और पार्क दो शब्द एक जैसे होंगे, और फिर तीसरा उसमें जेवी, मतलब हम लोग तो अभी जीवन विद्या समझते हैं उसको, तो वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम लोग सब हंस रहे थे, हम चारों कल जा रहे थे जब घर, ये क्या अद्भुत चीज़ लिखी थी इन्होंने।
वहाँ पर मतलब पार्किंग की व्यवस्था और उसके बाद दुकानें, और दुकानों में हमारे श्रीमान जी उन्होंने कहा कि ये लोग जितना मतलब वहाँ पर बहुत लोग नहीं आते हैं। ये जो अपना ये है ना स्मृति वन, उसके सामने ही बना हुआ एक बिल्डिंग है, अगर आप जानते हो। तो ये कह रहे थे इतनी लाइट्स लगा रखी हैं, क्या क्या चीज़ें है ना, और उसमें पान की दुकान है एक, ठीक है। अब हम लोग सोचते थे वो कितना कमा लेता होगा, है ना। तो मतलब एक, और देखिए आदमी की गरिमा का क्या हनन है कि एक आदमी अगले आदमी को पान, तंबाकू, बीड़ी, मसाला खिलाने के लिए उसने एक विधिवत पूरा तामझाम बनाया है। उसकी दुकान में 3 लोग हैं, उसमें से शायद उसके परिवार के होंगे या सैलरीड होंगे, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन इस चीज़ को, इस व्यसन को बनाए रखने के लिए आदमी वहाँ पर नियोजित है। सोचिए, ये हमारा नियोजन है, ये हमारा विश्लेषण है। हम इतने अंतर्द्वंद से भरे हुए हैं इस समय इसका। और उसी व्यसन की दुकान में वो जो वस्तु बेचते हैं उसमें इतना बड़ा, अगर वस्तु का पैकेट है तो इतना बड़ा एक चित्र होता है जिसमें लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है, और कैंसर का स्वरूप ऐसा दिखता है, ठीक है। और फिर भी उसका कोई एडवर्टीजमेंट करता है और फिर भी वो बिकता है। क्या अंतर्द्वंद है भाई। और फिर कई संस्थाएं हैं ऐसी, अंतर्द्वंद की पराकाष्ठा देखिए भाई, जो व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम कराते हैं और फिर उनको ये भी लगता है कि इससे हमको पुण्य मिलेगा। क्या अंतर्द्वंद है भाई। इस पर बैठ करके एक समाज की तरह हम निर्णय नहीं ले सकते क्या? हम ऐसी वस्तुओं का क्यों उत्पादन करते हैं जो मानव विरोधी हैं, मानवीयता विरोधी हैं? हम ही हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही पीढ़ियां हैं। तो क्या हुआ, एक बार हमने उसको बनाने की विधि सीख ली तो अरे भैया उसको ख़त्म करो। जिससे शोषण हो रहा है, जिससे मानवीयता का प्रसव हो रहा है, उसको बंद कीजिए। लेकिन वो होगा कैसे? मेरे बोलने से नहीं होगा, यहाँ पे किसी की भाषणबाजी से भी नहीं होगा। वो होगा जब मानसिकता में समाधान होगा, लक्ष्य समाधान स्वीकार होगा, तो उसी क्षण समझ में आएगा कि मुझे स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। तब छूटेगा व्यसन, नहीं तो व्यसन छूटने से रहा, व्यसन नहीं छूटेगा। तो ये है वृत्ति। वृत्ति विश्लेषण करती है, हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ का दिखना बदल जाएगा, हमारा आहार बदल जाएगा, हमारा आवास का डिज़ाइन बदल जाएगा। जो अस्तित्व, जब हम अभी इसके बाद ही शायद मैं आगे लूँगी, यहाँ पर जो भी चार्ट लगा था उसको समझाऊँगी। जब अध्ययन होगा तो हमारा खाने का डिज़ाइन बदलेगा, कपड़े का डिज़ाइन बदलेगा, हमारी और चीज़ों का डिज़ाइन बदलेगा, हमारे दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण सबका डिज़ाइन बदलेगा। प्रदूषण अस्तित्व सहज नहीं है। ये मिट्टी अस्तित्व सहज हो जाएगी तो उर्वरक हो जाएगी, उर्वरा हो जाएगी। अस्तित्व सहज मिट्टी उर्वरा है भाई। कभी जंगल में जाके जंगल की मिट्टी को देखिए, जंगल की मिट्टी है अस्तित्व सहज मिट्टी। तो अस्तित्व सहज मिट्टी तो उर्वरा है ना। अस्तित्व सहज जब प्राणावस्था, जीवावस्था ये सब होंगे, अद्भुत होंगे भाई। सब हमारे लिए जो है ना काम करने के लिए लगे हैं। हम वी विल बी ब्लेसिंग देम ब्लेसिंग देम जस्ट बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर वर्क। उनको अपना काम करने दो, ठीक है। बढ़िया, यहाँ तक बात पहुँची। ब्रेक करना है या थोड़ा और कुछ आगे बढ़ें? ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे मिलेंगे चिंतन और चित्त की क्रिया को लेकर के, ठीक है। चलिए।